हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आपको क्लास 11th में मज़े आ रहे हैं नॉन मेडिकल लेके। धीरे धीरे चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी बेटा। जिसको नहीं आ रही है कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समझ आने लग जाएंगी चीज़ें। अभी 2-1 महीने थोड़ा प्रेशर रहेगा, अजीब सा लगेगा, आपका भी मूड इतना नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ते रहो। ठीक है, क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। और प्लीज़ जिस भी क्लास के क्लास नोट्स नहीं डले हुए एक बार मैसेज कर दिया करो। ठीक है, एक बार कमेंट कर दिया करो कि सर इसके क्लास नोट्स अपलोड कर दो, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। चलो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आज है हमारा, आई गेस हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ना होके लेक्चर नंबर क्या है, 5। तो लेक्चर नंबर 5 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट सीखा था। आई होप आप उसकी रिवीजन करके आए हो। बिना रिवीजन में क्लास में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो उसी के ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देख लेते हैं बच्चे आप कितनी रिवीजन करके आए हैं। जिसके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे मतलब ठीक है, वो रिवीजन करके आए। जिसके नहीं होंगे तो मतलब आप झूठ बोल रहे हो। देखो यार, हम ना यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, मेरे पास आपका कोई डाटा नहीं है, आप होमवर्क कर रहे हो कुछ। ठीक है, आपको लॉयल रहना पड़ेगा अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। इतनी मेरी गारंटी है। बहुत से सीबीएसई आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं या जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे अच्छी आप तैयारी यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आपको लॉयल रहना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ प्लीज़ भैया, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो। आपके लिए ये दोनों काम फ्री हैं। ठीक है, कंटेंट भी आपको फ्री मिल रहा है, एजुकेशन भी फ्री मिल रही है, तो भैया हमारे लिए इतना तो करो। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस करके आया करो। जब भी वीडियो आए सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, लगभग 85 to 90% बच्चे जो देख के जा रहे हैं पूरी पूरी वीडियो, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भैया एक बटन लगना है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अभी तक यूट्यूब ने इसका कोई पैसा लेना स्टार्ट नहीं किया, ये भी बिल्कुल फ्री है। अब ऐसा करने से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हम आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट यहाँ पे बना के लाते हैं। ठीक है, तो चलो बिल्कुल ऑफलाइन जैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्री का मतलब ये नहीं है कि सस्ता पढ़ रहे हो, है ना। हल्का कंटेंट आपको मिल रहा है, कंटेंट आपको बहुत अच्छे लेवल का मिल रहा है। बस आप कितने लॉयल हो इस चैनल के साथ और आप अपने साथ, ये आपका रिजल्ट में दिख जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ आयरन। तो मतलब मुझे मास दे रखा है आयरन का, मास ऑफ Fe हमें कितना दिया हुआ है, 560 ग्राम्स दिया हुआ है। एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो गिवन लिखला करो जो भी चीज़ें आपको दी होती हैं। अब ये पूछ रहे हैं जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला भी मुझे याद है, दिमाग में मेरे चलना चाहिए। भैया अगर हमें मोल्स पता है तो हम पार्टिकल्स अपॉन Na करके एटम्स निकाल सकते हैं ना। कल हमने लास्ट क्लास में मीन्स हमने यही चीज़ सीखी थी कि भैया कुछ भी नहीं पता तो मोल्स निकाल लो। मोल्स निकालने के बाद आप आगे फर्दर सारा काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन बड़े अजीब दिए हुए हैं। ये कह रहे हैं जो नंबर ऑफ एटम्स हैं Fe में, कितने Fe में 560 ग्राम, 560 ग्राम आयरन के अंदर जितने एटम हैं, क्या वो नाइट्रोजन कितने ग्राम, अरे भैया यहाँ पे ये तो दिया ही नहीं है ना, दोनों में ही नहीं दिया, शाबाश, 70 ग्राम। यहाँ पे कितना आएगा, एज दैट ऑफ 70 ग्राम नाइट्रोजन, और यहाँ पे एज दैट ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन। भैया आयरन 550, 560 ग्राम आयरन में जितने एटम हैं, क्या वो 70 ग्राम नाइट्रोजन के एटम से डबल हैं, क्या वो 20 ग्राम हाइड्रोजन के एटम से आधे हैं, ये दोनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो भैया मैं पहले ये तो चेक कर लूँ कि 560 ग्राम आयरन के अंदर कितने एटम्स हैं, है ना। तो भैया अब एटम्स निकालने हैं, हमें मास दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं मोल्स निकालता हूँ। मोल्स ऑफ Fe, आयरन के मोल कैसे निकलेंगे, मास अपॉन मोलर मास। तो ये कितना है, मास 560, मोलर मास 56, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 10 मोल्स।
ठीक है, मोल्स हमारे पास कितने आ गए, 10 मोल्स, मोल्स ऑफ Fe। क्लियर। अब ये मोल्स आ गए, अब यहाँ से मैं नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ एटम्स, अब यहाँ पे एक ही एटम है इसलिए मैं एटम लिख रहा हूँ, यहाँ पे मॉलिक्यूल होता तो फिर प्रॉब्लम होती। एटम निकालने के लिए मॉलिक्यूल से एटम निकालना अलग होता है। नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आए हमारे पास, 10 इंटू Na। तो भाई मुझे ये पता लगा 560 ग्राम, ठीक है, 560 ग्राम Fe में 10 इंटू Na के बराबर क्या होते हैं, क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अब मुझे ये पता करना है कि क्या ये 70 ग्राम नाइट्रोजन में जितने एटम्स होते हैं उससे डबल हैं, या 20 ग्राम हाइड्रोजन में जितने एटम्स होते हैं उसके आधे हैं। तो पहले इन दोनों में चेक करना पड़ेगा ना, है ना। तो चलो हम नाइट्रोजन के भी एटम्स निकाल लेते हैं, एंड नाइट्रोजन के एटम्स निकाल लेते हैं, और हम हाइड्रोजन के भी एटम्स निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन के एटम्स निकालने के लिए मुझे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स कैसे आएंगे, मास कितना दिया हुआ है 70 ग्राम, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, मोलिकुलर मास कितना होता है, या एटॉमिक मास कितना होता है, एटम है 14, तो यहाँ पे मोल्स कितने आए 5। अब अगर मोल्स 5 आए हैं तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने आए 5Na, है ना। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए 5Na आए। ऐसे ही हाइड्रोजन के निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन के पहले मोल्स निकाल लेते हैं। कितना ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है हमारे पास, 20 ग्राम हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो कितने मोल्स आए 20। तो अब मोल्स 20 आए हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन Na, तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, हाइड्रोजन के भैया 20 इंटू Na, और हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe कितने थे 10 Na, है ना। तो यहाँ से मुझे ये देख के पता चल रहा है भैया इससे तो डबल है, नाइट्रोजन के जितने एटम्स हैं उससे तो डबल है, अरे 5 का डबल हो गया ना 10, है ना, उससे तो ये ट्वाइस है, ठीक। और इसका ये क्या है, हाफ है ना, 20 का आधा ही तो है 10। तो यहाँ पे फिर मेरा ऑप्शन क्या लगेगा कि भैया ये 70 ग्राम नाइट्रोजन में जितने एटम्स होते हैं उसके तो आधे हैं, उससे तो डबल हैं, और 20 ग्राम हाइड्रोजन में जितने एटम्स होते हैं उसके क्या हैं, क्या है बेटा, हाफ। तो यहाँ पे बोथ A एंड B विल बी आवर आंसर। क्लियर है। अब देखो जिस बच्चे का ये निकल गया था क्वेश्चन, ठीक है, बिना देखे आपने वीडियो पॉज करके अपने आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ बेटा, टीचर के साथ साथ करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, है ना, लेकिन जब आप क्लास बंद करके अपने आप करोगे तब आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ा सा लगेगा यार दिमाग ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टीचर के साथ साथ तो आप गर्दन हिलाते रहते हो, हाँ हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, बिल्कुल सर ठीक है ऐसे ही, अब ये स्टेप करना है, अब ये स्टेप करना है, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जब आप बिना टीचर की हेल्प के, बिना किसी की हेल्प के करोगे तब आप सोचोगे, ज़्यादा सोचेगा दिमाग, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ और मेरे को यहाँ से समझ आई, देखो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिख रही है मेरे को। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आए 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आए 20, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन कितने आए थे 10, है ना। अब एटम्स अगर लिखें तो यहाँ पे 5 Na आया, यहाँ पे 20 Na आया,
और यहाँ पे 10Na आया। अगर इन तीनों में सबसे ज़्यादा एटम्स पूछें किसके आए, भैया हाइड्रोजन के आए। सबसे कम पूछें किसके आए, नाइट्रोजन के आए। अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ आ रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। भैया नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके ज़्यादा हो रहे हैं, जिसका Na ज़्यादा, सॉरी जिसके मोल्स ज़्यादा, तो पार्टिकल भी ज़्यादा, है ना। ये चीज़ मैं आपको कल भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन के साथ ही देख लिया, भैया जिसके मोल्स ज़्यादा आ रहे हैं उसी के तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर मेरे को सिंपल सा कंपेयर करना आ जाए कहीं पे, तो और ऑप्शन में हो, तो मैं सीधा मोल्स निकाल के देख लूँगा, जिसके मोल्स ज़्यादा आएंगे उसी के पार्टिकल ज़्यादा आएंगे, जिसके मोल्स ज़्यादा आएंगे उसी के बेटा पार्टिकल भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है बच्चे, चलो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपने सीखा। तो नोट करके लिखला करो ऐसी ऐसी चीज़ों को ना, क्लाउड बना के, जैसे यहाँ पे क्लाउड बना रहे हैं, ऐसे अपने नोट्स में डाल लिया करो। सर नोट्स तो आप दे रहे हो, भैया जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उनमें से आपको पढ़ना नहीं है। अच्छा ये चीज़ भी क्लियर कर देते हैं, तो फिर उनका क्या करना है, भैया क्लास के बाद, अभी तो मेरे साथ साथ सोल्व करते रहो, कॉन्सेप्ट समझो, क्लास के बाद टीवी देख रहे हो, अपना रेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम अपने फेयर नोट्स बना लिए उनको देख के, ताकि क्लास में आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे। ठीक है, क्लास को आप अच्छे से एंजॉय कर सको, सीख सको। ये नोट्स इसलिए दिए जाते हैं PDF, ताकि आप अपना फाइनल कॉपी में बना लो। इतने ज़्यादा एडवांस मत बनना कि सर मेरे पास तो टैब है, मेरे पास तो iMac है, कुछ भी है, मैं तो उसमें से पढ़ लूँगा। नहीं पढ़ा जाएगा जब तक आपके हाथ में फिज़िकल नोट्स नहीं होंगे, कॉपी पे लिखे नहीं होंगे, तब तक इतना मज़ा आएगा ही नहीं। जितना मर्जी डिजिटलाइज हो जाओ, जितना मर्जी एडवांस चले जाओ, जब तक आपने अपने हाथ से कॉपी पे नोट्स नहीं बनाए तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, मेरे साथ रफ कॉपी लेके बैठा करो जब भी आप क्लास करते हो, साथ साथ सीखा करो और साथ साथ उनको नोट करते रहा करो कि सर हाँ ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। अगर कोई बच्चा फेयर में बना सकता है साथ साथ, तो वो भी बनाओ। मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि ऐसे क्लास करें कि हम फेयर में ही बना सकें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट दिया हुआ है, कह रहे हैं कितने मोल्स मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ के ना बच्चों को समझ ही नहीं आता कि यार ये दिया क्या हुआ है। हमारे टाइम पे भी यही दिक्कत होती थी कि भाई हमें समझ ही नहीं आता कि पूछ क्या रहे भैया, सीधी सीधी जवाब दे दो ना, सीधा सीधा बता दो। तब इसको ना हिंदी बना ला करो, मतलब अपनी लैंग्वेज में बना लिया करो। हिंदी है हिंदी, पंजाबी है पंजाबी, उर्दू है उर्दू, तमिल है तमिल। इंग्लिश को अपनी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना। क्या कह रहे हैं भैया, कितने मोल लगेंगे मैग्नीशियम फॉस्फेट के कि उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम हो, 0.25 मोल्स ऑफ एटम्स, 0.25 मोल्स ऑफ एटम्स। भैया समझ नहीं आया अभी भी, हमें भी नहीं आया सर। एक बात देखो, ये क्या है, Mg3PO4 ट्वाइस, ये क्या है, ये तो मैग्नीशियम फॉस्फेट है। अरे भैया मैग्नीशियम फॉस्फेट तो है, मैग्नीशियम फॉस्फेट का क्या है, क्या है मतलब, अरे मतलब ये एक मोलिक्यूल है। क्या है ये, एक मोलिक्यूल है। भैया एक मोलिक्यूल के अंदर कितना ऑक्सीजन है, 4। अरे भैया 4 × 2 8, एक मोलिक्यूल के अंदर 8 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। अब ये पूछ रहा है कि इसके कितने मोल्स होंगे, इसके कितने मोल्स के अंदर ऑक्सीजन के 0.25 मोल्स एटम होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। यहाँ पे इतने मोल्स, हमें क्या चाहिए, एक मोलिक्यूल के अंदर 8 एटम हैं, हमें 8 एटम नहीं चाहिए ऑक्सीजन के, हमें कितने एटम्स चाहिए ऑक्सीजन के,
0.25 मोल्स एटम। अभी सर ये मोल्स एटम नहीं समझ आ रहा है। अरे भैया अभी तो बताया, जिसके मोल्स ज़्यादा उसके एटम ज़्यादा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम्स बन जाते हैं, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे किसके मोल्स चाहिए? मैग्नीशियम फॉस्फेट के। तो यहाँ से मुझे एक बात अभी समझ आई कि भैया एक मोलिक्यूल के अंदर 8 एटम है ना, एक मोलिक्यूल के अंदर 8 एटम है। या फिर मैं ये लिख सकता हूँ 8 एटम्स कितने मोलिक्यूल में है? एक मोलिक्यूल में है। सिंपल सिंपल, और भी सिंपल लिखते हैं। सिंपल, एक मोलिक्यूल, वन मोलिक्यूल ऑफ Mg3PO4 हैज एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 8। एक मोलिक्यूल के अंदर कितने हैं? 8 हैं। अच्छा, मोलिक्यूल को अगर मुझे मोल्स बनाने हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक मोल के अंदर कितने होंगे? भैया मोलिक्यूल की जगह मैंने क्या लिख दिया? मोल लिख दिया। तो यहाँ पे एटम की जगह, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम कितने थे? 8 थे। अब ये 8 से क्या हो जाएगा? ये भी 8 मोल हो जाएंगे। नहीं समझे? ये चीज़ समझ आई या नहीं आई? भैया एक मोलिक्यूल को हमने एक मोल में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया हमने? एक मोलिक्यूल को एक मोल में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। अरे यार सिंपल सी बात है, आपके पास, ठीक है, आपके पास 1 रुपया है और उसकी कितनी टॉफीज आ रही हैं? 2। कितनी टॉफीज आ रही हैं? 2। तो भैया अगर आपको 4 रुपया दे दें तो 4 रुपया कैसे मिलेगा? जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 का 4 हो गया, तो कितनी टॉफीज मिलेंगी? इधर भी क्या कर दो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कितनी टॉफीज मिलेंगी? 8 मिलेंगी ना। तो अभी तो आप डायरेक्ट करते थे 1 की 2 4 की 8, 1 की 2 4 की 8। वो होता कैसे है? दोनों तरफ सेम नंबर से क्या कर रहे हो? आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या था? एक मोलिक्यूल था और वहाँ पे 8 एटम्स थे, ठीक है। क्या थे? 8 एटम्स थे। भैया यहाँ पे भी मैंने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मैंने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1 मोल हो गया और ये 8 मोल्स हो गए, 8 मोल एटम्स हो गए। बात समझ आई? क्लियर है? बताओ क्लियर है तो। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि भैया एक मोल के अंदर अगर 8 एटम हैं, ठीक है, एक मोल के अंदर 8 एटम हैं तो एक मोलिक्यूल के अंदर 8 एटम हैं तो एक मोल ऑफ Mg3PO4 हैज एटम्स ऑफ O2 कितने के बराबर? 8 मोल्स के बराबर। लेकिन हमें कितने मोल्स चाहिए ऑक्सीजन के? 0.25। हमें कितने चाहिए? 0.25। तो देखो 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कितने मोल्स ऑफ Mg3PO4 में है? 1 मोल ऑफ Mg3PO4। एक मोल कितने में होगा? 1/8 में। एक मोल कितने में होगा? 1/8 में। हमें कितने मोल चाहिए ऑक्सीजन के? 0.25। तो ये कितने में होगा? 1.8 इंटू 0.25, ठीक है, 0.25। तो इसको सोल्व करोगे तो लगभग लगभग 3.1 इंटू 10⁻⁻² मोल्स आएंगे ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस। तो मतलब 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए कितने मोल्स Mg3PO4 लगेंगे? मैग्नीशियम फॉस्फेट लगेगा 3.1 इंटू 10⁻²। 3.1 इंटू 10⁻²। इस क्वेश्चन को दोबारा करना, अपने आप समझना, फिर जाके आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा दिमाग घूमेगा कि क्या निकालना है क्या नहीं। क्लियर है बच्चे? तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बिल्कुल सेट बता के चल रहा हूँ कि आप मोल्स निकालो,
मोल्स से आपकी कहानी सारी की सारी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपका और क्लियर हो जाए। इन विच केस इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। भैया नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बताना है वाटर के, किस में मैक्सिमम होंगे। अभी अभी हमने एक छोटा सा रूल पढ़ा था कि भैया जिसके, सॉरी फिर से मैं एवोगैड्रो नंबर लिख रहा हूँ, जिसके मोल्स ज़्यादा आएंगे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे, है ना। अब हमारे पास ये चार चीज़ें दी हुई हैं। 18 ml वाटर दे दिया है, 0.18 ग्राम वाटर दिया है, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर दिए हैं, 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ वाटर दिया है। ठीक है, अब इसमें से किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मैं क्या निकाल लूँ, मोल्स निकाल लूँ। जिसके मोल्स ज़्यादा आएंगे उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे, उस पर हम टिक कर देंगे, है ना। मेरे तो समझ में यही आ रहा है। चलो पहली चीज़, पहला ऑप्शन क्या है, 18 ml ऑफ वाटर। 18 ml का मतलब ये क्या दी है हमें, वॉल्यूम दी है। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला तो सर तीसरे वाला फॉर्मूला था, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, और यहाँ पे ml में दी है, तो 18 इंटू 10⁻³ लीटर हो जाएगा ये, अपॉन 22.4, है ना। अब इसमें कैलकुलेशन करने में आपकी हालत ख़राब हो रही होगी। क्यों हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि बेटा आप कर ही गलत रहे हो, ये चीज़ है ही नहीं। दिस इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। अगर जिस बच्चे का पेन ऐसे चल रहा है, या जिस बच्चे का दिमाग ऐसे चल रहा है कि सर तीसरे वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे वॉल्यूम दी हुई है ना, तो भैया बड़ा ही गलत पढ़ रहे हो आप। क्यों गलत पढ़ रहे हो, आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि 10th तक ना हम ऐसे ही पढ़ते आए हैं। 10th तक हम सिर्फ फॉर्मूला का रट्टा मारते आए हैं कि भैया वॉल्यूम, और फॉर्मूले भी जितने छोटे तरीके से रट्टे मार सकते हैं वैसे ही मारते हैं, है ना। वॉल्यूम देखी और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दिया। अरे भैया वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर तो है ही नहीं है फॉर्मूला, तो फिर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बेटा मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर। फॉर्मूला जब भी पढ़ो पूरा पढ़ना, क्या क्या गिवन है उसमें, किस फॉर्म में गिवन है, क्या यूनिट है उसकी फॉर्मूले में जो यूज़ हो रही हैं, सब कुछ बड़े ध्यान से। यहाँ पे वॉल्यूम किसकी, ये फॉर्मूला किसके लिए है, गैस की वॉल्यूम के लिए है। भैया वाटर है, हैं, पानी पी के आओ ज़रा सा, पियो, सिप ले पानी की। कौन सा पानी पिया, हवा, हवा वाला पानी पिया, या बोतल में लिक्विड था, हैं, गीला गीला पानी था वो पिया। तो भैया लिक्विड स्टेट में है ये, लिक्विड स्टेट में है तो आप वॉल्यूम लिक्विड की तो फॉर्मूले में ही नहीं है, क्यों लगाई है भाई, क्यों लगाया। अब जल्दी से एक और सिप पानी की पी लो और फिर दिमाग को ठंडा करके बैठ जाओ। अब यहाँ पे वॉल्यूम दी हुई है वाटर की, वाटर तो लिक्विड है सर, लिक्विड है तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी, ठीक है। वॉल्यूम किसकी दी हुई है, ये लिक्विड की, वाटर किस में है, लिक्विड स्टेट में। अब लिक्विड वाली वॉल्यूम के लिए तो हमें फॉर्मूला ही नहीं पता, वेरी गुड, हमें भी नहीं पता, ठीक है, आपको छोड़ दो, हमें भी नहीं पता भैया। लेकिन हमने एक चीज़ सीखी हुई है, मास में तो मेरे को फॉर्मूला पता है। अच्छा ये बताओ, ये फॉर्मूला तो मेरे को पता है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, है ना। और मोलर मास कितना होता है पानी का, मोलर मास ऑफ वाटर कितना हुआ है, 18। तो यहाँ पे अगर मुझे मास मिल जाए वाटर का, मास से हम मजा कर सकते हैं, है ना, मास से हमें बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तो मास कैसे, मास कैसे निकालें, जब हमें दी हुई है वॉल्यूम। तो बेटा आज से एक चीज़ ध्यान रखना, वॉल्यूम और मास के बीच में अगर आपको इंटरचेंज करना है, वॉल्यूम से मास में जाना है, मास से वॉल्यूम में जाना है, तो आपको एक पैरामीटर और चाहिए, जिस पैरामीटर का नाम होता है डेंसिटी।
डेंसिटी एक ऐसा टूल है आपके लिए जो मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, इसको और अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूं तो डेंसिटी एक ऐसा टूल है। अब डेंसिटी को ना एक टूल की तरह देखना, जिससे आप मास को वॉल्यूम में बना सकते हो, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। किसकी हेल्प से? डेंसिटी की हेल्प से। ठीक है, किसकी हेल्प से? डेंसिटी की हेल्प से। अब सर यहाँ तो डेंसिटी भी नहीं दी है। बड़ा पंगा तो यही है कि हमें वॉल्यूम पता है वाटर की। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 18 ml। मास में कन्वर्ट कर देते, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मेरे पास मास आ जाता वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सर वॉल्यूम तो गिवन है, डेंसिटी गिवन नहीं है बेटा, कभी होगी भी नहीं है। हाँ, कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है जो आपको याद रखना है। ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1। अब यहाँ पे यूनिट क्या है? ml। तो हम डेंसिटी को भी किस में लेंगे? ml वाली यूनिट में लेंगे। 1 ग्राम पर ml। अदरवाइज 1000 ग्राम पर लीटर होती है। ठीक है, क्लियर है? केजी में अलग होगी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे केजी में अच्छा ढूंढ के आना, केजी में कितनी होती है, एसआई में कितनी होती है। ml है तो ml में डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी? 1 ग्राम पर ml। लर्न इट, इसको याद कर लेना। अभी छोड़ो, किसी भी एग्जाम में कहीं पे भी आपको वाटर की डेंसिटी गिवन नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से बड़ी शांति से, मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली, मास बना सकते हैं। मास इज इक्वल टू 18 इंटू 1। अब यूनिट क्या आएगी बेटा? ग्राम। ग्राम में है ना, ग्राम। तो मास ऑफ वाटर आ गया मेरे पास। तो अब मैं मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकता हूँ। मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे? मास अपॉन मोलर मास। और मास कितना आया? 18। मोलर मास भी कितना होता है? 18। तो यहाँ से मोल्स कितने आए? 1 मोल। यहाँ से मोल्स कितने आए? 1 मोल। तो 18 ml वाटर में कितने मोल्स होते हैं? वाटर के 1 मोल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास? 0.18 ग्राम में चेक करना है। ठीक है, अब हमें किस में चेक करना है? 0.18 ग्राम में चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर बी, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे मास दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास विच इज़ 0.18 अपॉन 18। तो ये कितना आया? 10⁻⁻² मोल्स। ठीक है, 1/100 आएगा, तो 10⁻⁻² मोल्स। सी ऑप्शन क्या कहता है? 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर। अब यहाँ पे वाटर वेपर है, वाटर वेपर मतलब ये गैसियस स्टेट में है। तो गैसियस स्टेट के लिए फॉर्मूला नंबर 3। यस, आप इस बार सही सोच रहे हो, लगा सकते हो। और ये 1 एटमोसफेयर और 273 केल्विन, सर ये क्या लिख दिया है? ये आपको बता रहे हैं कि भैया STP पे ही है। ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर STP। क्लियर? चलो, ऑप्शन नंबर सी क्या था? 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट STP। तो यहाँ पे मोल्स कैसे निकलेंगे? 0.00224 अपॉन 22.4। तो यहाँ पे जब इसको आप कट करोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैंने कोई ज़ीरो मिस तो नहीं की? ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻⁻5 मोल्स के आसपास आपका आंसर आ रहा है। डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? 10⁻³ मोल्स, ऑलरेडी मोल्स में दिया हुआ है। डी तो हमें मोल्स ही गिवन है।
डी में तो मोल्स ही गिवन है वाटर के, कितने हैं 10⁻⁻3। अब देखो ऑप्शन ए में कितना आया था, ऑप्शन ए में मोल्स ऑफ वाटर कितने आए हैं हमारे, 1 मोल, है ना, मोल्स कितने आए 1। तो सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा बेटा किस में है, सबसे ज़्यादा मोल किस में दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ए में ही दिखाई दे रहे हैं, ए में ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ए में ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ 18 ml ऑफ वाटर हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन चारों में से जो 18 ml वाटर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं हमें नहीं निकालने, निकालने हैं आप निकाल देना, लेकिन हमसे तो सिर्फ क्या पूछा था कि भैया इन तीनों में से, इन चारों में से किस में सबसे ज़्यादा होंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया ए 18 ml ऑफ वाटर। क्लियर, क्लियर है। चलो अब कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताओ ये तीनों क्वेश्चन किसके ठीक थे, है भैया, ये तीनों क्वेश्चन किसके ठीक थे, किसके कितने क्वेश्चन ठीक थे, एक ठीक था, दो ठीक थे, तीन ठीक थे, सब कुछ लिख के बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो आपके सामने ना एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, हाँ जी सर लिखी हुई है, हमें भी दिख रही है, बड़ी हल्की सी इक्वेशन है ना। N2 + H2 gives 2NH3, N2 गैस, H2 गैस गिव्स NH3 अमोनिया गैस। तो इस क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नहीं सर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो क्या आपको बैलेंस करनी आती है, यस सर 10th में हमने बैलेंस करनी सीखी है, ठीक है, 2 दिन लगाए हैं बैलेंस करने पे। तो यहाँ पे अगर हमें बैलेंस करना हो, ठीक है, तो ये बैलेंस कैसे होगी, 2N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना, या इसको डिफरेंट कलर के साथ हम लिखेंगे 2N2 3H2 gives 2NH3। अब स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, यही जो नंबर्स आपने लगाए ना बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो आपने नंबर्स लगाए, ये जो नंबर्स हैं आपके, इन्हीं नंबर को क्या बोला जाता है बेटा, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। क्या पता 10th में किसी किसी ने ये वर्ड सुना भी हो, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होता है। अभी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स काम कैसे करते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स काम कैसे कर रहे होते हैं। तो देखो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कैन बी, नंबर 1 मोल्स हो सकते हैं, ये इन नंबर्स को आप मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, कैसे, इन नंबर्स को आप मोल्स की तरह भैया ट्रीट कर सकते हो। अगर ये मोल्स होंगे तो कैसे लिखे जाएंगे कि भैया यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने मोल्स, 2 मोल, हाइड्रोजन के कितने मोल, 3 मोल, अमोनिया के कितने मोल्स हैं, 2 मोल हैं। इसका मतलब 2 मोल नाइट्रोजन ने 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाया है, ठीक है। 2 moles of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to give 2 moles of ammonia। ठीक है, इनको आप मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्लियर। दूसरा और कैसे ट्रीट किया जा सकता है इनको, भैया इनको मॉलिक्यूल्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है, इनको मॉलिक्यूल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो कि नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। समझ आई बात,
तो यहाँ पे मैं मोलिक्यूल की टर्म में भी लिख सकता हूँ कि 2 मोलिक्यूल्स ऑफ N2 reacts with 3 molecules of H2 to give 2 molecules of ammonia. ठीक है। और तीसरा तरीका आप इसको वॉल्यूम के लिए भी यूज कर सकते हो, आप इसको वॉल्यूम की टर्म्स में भी ट्रीट कर सकते हो, बट फॉर गैस ओनली। जिनकी स्टेट क्या हो, गैसियस स्टेट में हो, सिर्फ उन्हीं के लिए। जैसे यहाँ पे सारे के सारे ही गैसियस स्टेट में हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, 2 लीटर ऑफ N2 reacts with 3 liter of H2 to give 2 liters of ammonia। ये लीटर किसके लिए लगेगा बेटा? ये लीटर लगेगा सिर्फ और सिर्फ आपकी गैस के लिए। जैसे अगर मैं एक और इक्वेशन लिख देते हैं, सिंपल सी इक्वेशन, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे बैलेंस अगर मैं करता तो बैलेंसिंग के लिए 2 और यहाँ पे भी क्या लग जाता 2 और यहाँ पे 1, ये गैस, ये भी गैसियस स्टेट में, और वाटर जो बनेगा वो आपका लिक्विड स्टेट में बनेगा। अगर मुझे इसको वॉल्यूम की तरह ट्रीट करना है, ठीक है, अगर मैं इनको वॉल्यूम की तरह ट्रीट करना है तो बेटा मैं क्या लिखूँगा? गैस के लिए तो मैं वॉल्यूम लगा सकता हूँ, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? लीटर में। तो 2 लीटर ऑफ H2, ऑक्सीजन के लिए 1 लीटर क्योंकि गैसियस स्टेट में, रिएक्ट्स विद 1 लीटर ऑफ O2। अब यहाँ पे वाटर लिक्विड में है तो मैं ये नहीं लिख सकता कि 2 लीटर्स ऑफ O2 बना होगा, 2 लीटर पानी बना होगा, नहीं, मुझे नहीं पता कितना बना। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, निकाल सकते हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितना बना है। क्लियर? तो मैं उसके लिए लीटर वर्ड नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि ये यहाँ पे किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ये सीख लिए भैया। बैलेंस करने के लिए जो नंबर लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। और स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को आप मोल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, मोलिक्यूल्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, या वॉल्यूम की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, बट वॉल्यूम वाला सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। और कैसे लिखा जाता है, लैंग्वेज क्या लिखनी है, वो भी आपको समझ आ गई, है ना? अब इनका काम क्या है? इनका काम देखो, इनका इतना ही काम था, इनका काम पड़ेगा अलग अलग टॉपिक्स में। ठीक है, अब ये क्या आ गया सर? है भाई, ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क कर लेना इस टॉपिक को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गलतियां करोगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, आप लिमिटिंग रिएजेंट में ही करोगे। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? अब मान लो पढ़ा केमिस्ट्री रहे हो, हैं, गाड़ियाँ लगा रखी हैं, कोई इंजन लगा रखा है, बॉडी लगा रखी है, टायर्स लगा रखे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा के मैकेनिकल करवा रहे हो। बिल्कुल भैया, हम खुद मैकेनिकल हैं, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो यही वाले एग्जाम्पल दिमाग में आते हैं। चलो मान लो 3 दोस्त हैं, अंकित, रोहित, मोहित, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सबका अलग अलग काम है। कोई इंजन बे में काम करता है, किसी का काम इंजन बनाना है, किसी का काम बॉडी बनाना है, किसी का काम टायर सेट करना है। ठीक है, अंकित इंजन शॉप में है, रोहित बॉडी शॉप पे है, और मोहित का काम क्या है? टायर्स को संभालना। तो मान लो अंकित ने एक दिन में 3 इंजन बनाए,
अंकित ने एक दिन में कितने इंजन्स बनाए? 3 इंजन्स बनाए। रोहित ने कितनी बॉडी बना दी? 4 बॉडी तैयार कर दी। मोहित ने 10 टायर तैयार कर दिए। ठीक है, अब अभी ये अलग अलग हैं, अपनी अपनी शॉप में बैठे हुए हैं, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, किसी की कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो अंकित ने जब अपना पूरा काम ख़त्म कर दिया, उसने 3 इंजन बना दिए पूरे दिन में, तो अंकित क्या बोल रहा है कि भैया आज तो कितनी कार्स बनेंगी? आज तो मैंने 3 कार्स बना दी, क्योंकि एक कार में एक ही इंजन लगता है ना भाई, है ना, एक कार में एक ही इंजन लगता है। तो अंकित के हिसाब से 3 इंजन बना दिए, तो अंकित कितनी कार बना दी? 3 कार बनेंगी अंकित के हिसाब से। तो रोहित ने क्या करा? रोहित ने आज एक दिन में 4 बॉडी तैयार कर दी। तो रोहित क्या कह रहा होगा? आज तो मज़ा आ गया भैया, रोज़ 2 बॉडी तैयार होती थी, आज 4 कर दी, डबल काम कर रहा है, आज तो मालिक खुश, और 4 कार्स बन के निकलेंगी शॉप से। कितनी कार्स बन के निकलेंगी? 4 कार्स बन के निकलेंगी। मोहित क्या कर रहा है? मोहित ने 10 टायर बनाए। अब एक कार में कितने टायर्स लगते हैं? 4 टायर होते हैं, एक स्पेयर टायर होता है ना? या फिर आप 10 टायर स्पेयर टायर को मारो गोली, चलने वाले 4 टायर होते हैं एक टाइम पे जो टायर चल रहे होंगे कार में। तो मोहित के हिसाब से 10 टायर बना दिए, तो कितनी कार्स बनेंगी भैया? 4 टायर एक कार में लग गए, 4 टायर एक कार में लग गए, तो भैया 2 कार्स बनेंगी। कितनी कार्स बनेंगी? 2 कार्स बनाई मोहित के हिसाब से, और 2 टायर एक्स्ट्रा रहेंगे। ठीक है, स्पेयर में यूज़ कर लेंगे। तो भाई अब अंकित के हिसाब से कितनी कार्स बनी? 3। रोहित के हिसाब से कितनी कार बनी? 4। मोहित के हिसाब से कितनी कार बनी? 2। एक्चुअल में कितनी कार्स निकलेंगी? अपना दिमाग लगाओ। अब ये तीनों मिलके जब गाड़ी तैयार करेंगे, तो ये तीनों कितनी गाड़ी तैयार कर पाएंगे? है भाई, एक्चुअल में कितनी कार्स तैयार होंगी? इन सब के लिए थे ना। ये तो अपनी शॉप में बैठ के सोच रहा था, अपनी इंजन बे में बैठ के सोच रहा था भैया आज तो 3 कार तैयार होगी। रोहित सोच रहा है 4 कार तैयार होगी। भैया मोहित क्या कह रहा है? अरे 2 ही कार तैयार हुई हैं, और एक्चुअल में 2 ही कार तैयार होंगी बेटा। आपको भी पता है 2 कार के बाद रोहित अपनी तीसरी बॉडी ले आएगा, अंकित अपना तीसरा इंजन ले आएगा, और मोहित को बोलोगे भैया 4 टायर और लेके आओ, है ही नहीं है भाई। 2 टायर पड़े हुए हैं, 2 टायर वाली गाड़ी बनेगी नहीं। तो उस एक दिन में अंकित ने तो 3 इंजन बनाए, रोहित ने 4 बॉडी बनाई, मोहित ने 10 टायर बनाए, लेकिन गाड़ी एक्चुअल में कितनी बनी? 2 ही कार्स तैयार हुई। समझ आई बात? तो भैया कैलकुलेशन किसके बेसिस पे की आपने? कैलकुलेशन किसके बेसिस पे की? जो चीज जल्दी खत्म होगी। टायर्स जल्दी खत्म हो गए, इंजन तैयार है, तीसरा इंजन फुल रेडी है, ठीक है, तीसरी बॉडी भी रेडी है, भैया तीसरे कार के लिए टायर्स ही खत्म हो गए। तीसरी कार के लिए टायर्स ही खत्म हो गए। तो भैया इसी को, ये जो टायर्स है ना हमारे, यही हमारे क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। जो चीज केमिस्ट्री में आ जाते हैं, जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है, सारा का सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, जो भी चीज किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर खत्म हो जाती है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और सारी की सारी कैलकुलेशन भी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही होती है। बात समझ आई? सारी की सारी कैलकुलेशन भी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हो रही है। अब यहाँ पे मोहित के टायर से तो खत्म हो गए, तो उसके हिसाब से ही तो हमने डिसाइड करा, अरे भैया टायर ही नहीं है, काश 2 टायर और होते तो 3 कार तो बन जाती। टायर ही 10 हैं, है ना? तो हमारे पास 10 टायर से मैक्सिमम कितनी कार्स बना सकते हो आप? 2 ही कार्स बना सकते हो। तो उस दिन कितनी कार्स निकली शॉप से? 2 ही कार निकली। अंकित के हिसाब से लगा था कि 3 निकल जाएंगी, मोहित के हिसाब से निकला था आज तो 4 कार तैयार करके भेजेंगे, लेकिन बनी कितनी? सिर्फ 2 ही कार बनी। समझ आई बात? क्लियर है? तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि भैया एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी चीज जो खत्म हो जाए, जो क्या हो जाए? खत्म हो जाए, उसको आप लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हो। और कैलकुलेशन भी लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही होगी। जो चीज़ पहले खत्म हो जाएगी तो फिर बाकी जो पड़ी रहो। अब टायर्स खत्म हो गए, इंजन तीसरा पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो,
दो बॉडीज पड़ी हुई हैं, पड़े रहने दो भैया, जब तक टायर्स नहीं होंगे ना तो दो बॉडीज का कोई काम ना ही इंजन का कोई काम। क्लियर है? आई होप ये चीज क्लियर होगी आपकी। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखें, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है, जो एक रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, सब्सटेंस विच गेट्स कंज्यूम्ड, सब्सटेंस which gets consumed in a reaction is called limiting reagent। ठीक है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे इसके बारे में, कि सारी की सारी जो कैलकुलेशन होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही होगी। ऑल कैलकुलेशंस are done according to limiting reagent। यह जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी उसी के बेसिस पे तैयार करोगे। अब निकाले कैसे हैं? अब हमारे पास रिएक्शन में आपको दिखाएंगे थोड़ी, ये चीज़ें आपको लिख देंगे। लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता करना है, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट? तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फॉर्मूला नहीं होता, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का एक फॉर्मूला होता है। चेक करने का क्या फॉर्मूला होता है? लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। सर रिएक्टेंट के ही चेक करने हैं, प्रोडक्ट के नहीं? अरे चपड़गंजू, रिएक्टेंट ही तो रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट थोड़ी आपस में रिएक्ट करते हैं। प्रोडक्ट थोड़ी खत्म हो जाएगा यार, रिएक्शन में पहले ही बना है नहीं, खत्म हो जाएगा, है ना? तो किसके चेक करेंगे हम? रिएक्टेंट के ही चेक करेंगे। अब आपने हर एक रिएक्टेंट के लिए, आपकी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हैं, 3 रिएक्टेंट हैं, 4 रिएक्टेंट हैं, जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सब के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे। जिसकी वैल्यू छोटी आएगी ये सोल्व करोगे, एक वैल्यू आपके पास आएगी, वो वैल्यू जिसकी सबसे छोटी होगी, लोवेस्ट वैल्यू, वही आपका क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है भैया, हर एक रिएक्टेंट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? क्लियर है? तो अब देखो करते कैसे हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, रिएक्शन लिखी हुई है 1H2 प्लस, इसको ना मैं ऐसे काट ही देता हूँ, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो सबसे पहली बात, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। कोई भी आप लिमिटिंग रिएजेंट निकाल रहे हो, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। क्यों सर? अरे सर भैया, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने हैं आपको डिनोमिनेटर में, और स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप बैलेंस रिएक्शन के ही तो लिख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस करने के लिए 1 3 2, अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, तो आप अगर अपने आप कोई रिएक्शन लिख रहे हो तो बैलेंस कर लेना, दी हुई है चेक कर लो कि बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। नहीं है तो बैलेंस करो, फिर अगला काम करो। अब ये क्या कह रहे हैं कि 6 मोल ऑफ N2, मतलब इन्होंने क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं नाइट्रोजन के, क्या कितने? 6। रिएक्ट्स विद 12 मोल्स ऑफ H2, कि भैया H2 के कितने मोल्स हैं? 12 मोल्स हैं। फाइंड द मास ऑफ NH3 फॉर्म।
NH3 का मास निकालना है। अब मास निकालने के लिए यार पहली बात तो बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास कैसे निकालें। मास निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं पता। नहीं पता भैया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन आपको इतना तो बताया ना सर ने कि यार मोल्स निकाल लो, मोल्स से आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो पहले मैं मोल्स निकालूँ NH3 के, लेकिन अब मोल्स NH3 के कैसे निकालें। अब ये रिएक्शन क्या बताती है आपको। अब ये रिएक्शन जो है उसका इंपॉर्टेंस समझो कि ये रिएक्शन क्या बता रही है। अभी हमने स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने सीखे थे। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में अगर ये मोल्स की तरह काम कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा था भैया, 2 मोल नाइट्रोजन के 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, है ना। यही चीज़ सीखी। अब ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो एक बैलेंस्ड रिएक्शन है ये आपकी आइडियल कंडीशन होती है। ये क्या होती है बेटा, आपकी आइडियल कंडीशन होती है। आइडियल कंडीशन कैसे, मतलब कि भैया 1 मोल नाइट्रोजन का जब 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ H2, 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, तब हमें कितना मोल अमोनिया मिलता है, 2 मोल। ठीक है। when 1 mole of N2 reacts with 3 moles of H2, 2 moles of NH3 will form। 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, जब आपको 2 मोल नाइट्रोजन मिलता, 2 मोल अमोनिया मिलता है। अब यहाँ पे 2 मोल अमोनिया से आप मास निकाल सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे भैया 1 मोल नाइट्रोजन नहीं रिएक्ट कर रहा या 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि जब 6 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं 12 मोल हाइड्रोजन के साथ, तब बताओ कितना मास बनेगा। अरे भैया पहले मैं ये निकाल लूँ कि 6 मोल नाइट्रोजन जब 12 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कितने मोल अमोनिया बनता है ना। पता चले आप अमोनिया बना रहे हो, आपका नाइट्रोजन खत्म हो गया। अगर आइडियली देखें तो 6 मोल नाइट्रोजन आपको कम दिख रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कम है, तो भैया नाइट्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगा। नाइट्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगा तो हाइड्रोजन पड़ा रहेगा, हमारे पास कितना अमोनिया बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में बिठा लो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले निकालो भैया ये जो अमोनिया बन रहा है, ठीक है, अमोनिया कितना बनेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, नाइट्रोजन पे या हाइड्रोजन पे। ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन में नाइट्रोजन पहले ख़त्म हो जाएगा या हाइड्रोजन पहले ख़त्म हो जाएगा, ये चेक तो कर लो। तो लिमिटिंग रिएजेंट N2 होगा। फॉर्मूला क्या था, पीछे जाके देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कितने मोल्स हैं रिएक्टेंट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लिख देते हैं। चलो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने गिवन है, N2 के कितने मोल्स गिवन है, 6, N2 है कितना 1, यहाँ से वैल्यू कितनी आई। ऐसे ही लिमिटिंग रिएजेंट अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के मोल कितने गिवन हैं, 2, हाइड्रोजन के स्टोशियोमेट्रिक हाइड्रोजन के मोल्स हैं 12, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ से वैल्यू कितनी आई 4, 4 आपका लोवेस्ट है, तो H2 जो है, H2 इज आर लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब जब ये रिएक्शन हो रही होगी हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर H2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट है तो सारी की सारी कैलकुलेशन भी आप H2 के अकॉर्डिंग ही करोगे। ठीक है। अब रिएक्शन क्या थी, 1N2 प्लस 3H2 प्लस 2NH3। अब सर हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना आ गया, हमें ये सब कुछ आपने लैंग्वेज सिखा दी, ये कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करेंगे, इसका मतलब अभी तक समझ नहीं आया, है ना।
इसका मतलब सर अभी तक हमें कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होती है, ये वाला मतलब समझ नहीं आया, बाकी सब समझ आ गया। क्लियर? बाकी सब आपको समझ आ गया। अब कैलकुलेशन वाला मतलब समझो। कैलकुलेशन का मतलब है, अगर मैं नाइट्रोजन के हिसाब से कर रहा हूं तो नाइट्रोजन के हिसाब से करने का मतलब क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन से कितने मोल अमोनिया बनते हैं? 2 मोल। 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन का मतलब क्या है यहां पे कि भैया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स मोल्स ऑफ NH3 इक्वल टू 2। 1 मोल से तो कितने बन रहे थे? 2 मोल बन रहे थे। ऐसे तो हमारे पास नाइट्रोजन के कितने मोल हैं? 6 मोल थे। 6 से कितने बनने चाहिए? 12 बनने चाहिए, है ना? बट हाइड्रोजन का देखें तो 3 मोल हाइड्रोजन से गिव्स मोल ऑफ NH3 2। भैया नाइट्रोजन का 1 मोल से 2 मोल मिल जाते हैं, हाइड्रोजन के 3 मोल लगते हैं 1 मोल बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? हाइड्रोजन है, तो हम इस हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमारी कैलकुलेशन इस हिसाब से होगी। अब कैलकुलेशन का मतलब समझ आया? अब कैलकुलेशन का मतलब समझ आया कि भैया 1N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है बोलने के, कि मैं ये भी बोल सकता हूँ भैया 1 मोल से 2 मोल बना, या मैं बोल सकता हूँ 3 मोल से 2 मोल बने। कौन से वाला तरीका सही है? 3 मोल से 2 मोल बने। क्यों? क्योंकि हमारा हाइड्रोजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, तो कैलकुलेशन हमारी लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होगी। अब बात समझ आई कैलकुलेशन वाली? तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ पे हम इसके हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगी। इसके हिसाब से कैसे? मीन्स 3 मोल्स ऑफ H2 गिव्स मोल्स ऑफ NH3 इक्वल टू 2। भैया 3 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं, 1 मोल से कितना मिलेगा? 2/3, है ना? हमारे पास कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के? 12 हैं। कितने मोल हैं? 12 हैं। तो 12 से कितने मिलेंगे? 2/3 इंटू 12 विच इज 8 मोल्स। और अगर नाइट्रोजन के हिसाब से देखते तो नाइट्रोजन के 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं, तो 6 मोल से कितने बन जाते? 12 मोल मिलते। नाइट्रोजन के हिसाब से तो अमोनिया कितना बनना चाहिए था? 12 मोल बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना? 8 मोल बना। क्यों? क्योंकि भैया हाइड्रोजन पहले खत्म हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ आई बात? क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। लेकिन हमसे मोल्स नहीं पूछे थे, हमसे क्या पूछा है? बताओ क्या पूछा है? मास पूछा है। तो देयरफॉर मास ऑफ NH3, मास कितना होगा? मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है? लिख देते हैं पहले, मोलर मास ऑफ NH3। फिर कहो ये कहाँ से आ जाएगा? 8 इंटू मोलर मास निकालोगे NH3 का 17, तो 17 इंटू 8 कितना होता है? 136 ग्राम। ये आपका क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा। बोलो जय माता की। ठीक है, क्लियर हुआ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना कैसे है, फॉर्मूला क्या है, रिएक्टेंट का ही क्यों निकलता है, क्योंकि भैया रिएक्टेंट से ही बन रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके क्लियर होते हैं। दोबारा ध्यान से वीडियो को देख लेना, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कितने बच्चों का ठीक है कितने बच्चों का गलत है। यहाँ पे सब कुछ आपको गिवन है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ। नहीं, ठीक है।
यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देखो दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं। सोडियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, लेकिन आपको सिल्वर नाइट्रेट क्या है, एक्सेस में गिवन है। जो चीज़ एक्सेस में है, जो चीज़ ज़्यादा है पड़ी हुई है, वो तो लिमिटिंग रिएजेंट हो ही नहीं सकती, वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकती। बस चलो इतना मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब आपके लिए सिर्फ इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है, रिएक्शन लिखना, बैलेंस करना, कैलकुलेशन करना। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे पता ही चल गया भैया, अगर जो भी चीज़ एक्सेस में होगी वो कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकती, ठीक है। क्लियर है? तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज हमने क्या क्या काम किया है, क्या क्या पढ़ा है हमने, क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, और हमने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा है। अब जितने भी क्वेश्चन करोगे, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल करोगे, हर एक न्यूमेरिकल में एक बार चेक कर लेना कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको लगाना ही लगाना है। कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही होती है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट क्लास में। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये तीनों चीज़ें पता नहीं आपको क्यों नहीं करनी आ रही हैं, और जबकि सबका सब कुछ फ्री है, ठीक है। आपके लिए तो कोई कोर्स के पैसे भी नहीं है, फ्री फ्री फ्री। तो हमें भी भैया अच्छे अच्छे मोटिवेशन के लिए कर दो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।